हेलो बालकों, फिजिक्स बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। बेटा वेलकम है। ठीक, मैं आज क्लास 10 की फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जिसका मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। आज मैं लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं। लेक्चर नंबर 4 में आपको हम क्या पढ़ाएंगे बेटा? दर्पण के विषय में, मिरर के विषय में हमको पढ़ाना है। किसके विषय में? मिरर, दर्पण। दर्पण मीन्स मिरर के विषय में हमको पढ़ाना है। ठीक, तो मिरर, दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है? जैसे शीशा में आप अपना मुंह देखते हो तो शीशा में आपका मुंह दिख जाता है, तो शीशा एक प्रकार का क्या हो गया? दर्पण। शीशा एक प्रकार का क्या हो गया बेटा? दर्पण हो गया है। बात समझे कि नहीं? किसी चीज में अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि उन सभी वस्तुओं को हम दर्पण कह सकते हैं जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, तो उसको हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण का रियल में डिफिनेशन क्या होता है बेटा? कि दर्पण क्या होता है, तो आप इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे दर्पण क्या होता है। दर्पण लिखो, दर्पण क्या लिखोगे? लिखो दर्पण। दर्पण एक ऐसी सतह होती है, लिखो दर्पण एक ऐसी सतह होती है जो प्रकाश की किरण को परावर्तित करके, जो प्रकाश की किरण को परावर्तित करती है। फिर से लिख लो बेटा, दर्पण एक ऐसी सतह होती है जो प्रकाश की किरण को परावर्तित करती है और हमें वस्तु का प्रतिबिंब, और हमें वस्तु का प्रतिबिंब, और हमें वस्तु, एक मिनट, जिससे हमें, और नहीं, जिससे हमें वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक, जिससे हमें वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो फिर से एक बार बताओ, दर्पण क्या होता है? तो दर्पण एक ऐसी, फिर से लिख लो बेटा, क्या लिखो? दर्पण एक ऐसी सतह होती है जो प्रकाश की किरण को परावर्तित करती है। जो दर्पण एक ऐसी क्या होती है? सतह होती है जो प्रकाश की किरण को परावर्तित करती है। क्या करती है? परावर्तित करती है, जिससे हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जिससे हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बोलो बेटा, दर्पण क्या होता है? जैसे आप अपना मुंह किसी शीशा में देख रहे हो, अगर आपका मुंह शीशा में दिख गया तो वह शीशा किसका काम करेगा? प्रतिबिंब दिखा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे दर्पण। तो उन सभी चीजों को, उन सभी सतह को मैं दर्पण कह सकता हूं जो हमारी प्रतिबिंब को उसमें दिखा देता है, वो दर्पण कहलाता है। तो रियल में दर्पण का फार्मूला एक लाइन में क्या लिखते हो? दर्पण एक ऐसी सतह होती है जो प्रकाश की किरण को परावर्तित करती है, जिससे हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक, दर्पण हो गया बेटा। अब लिखो प्रकार। हेडिंग क्या लिखोगे? दर्पण के प्रकार। लिख लो दर्पण के प्रकार। तो दर्पण कई प्रकार के होते हैं। मेनली हमें पढ़ना है, यह 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। तो पहला इसमें कौन सा रहेगा? पहला बेटा आप लोग लिखोगे, एक होता है समतल दर्पण, जिसमें आप शीशा में मुंह देखते हो, तुम्हारा कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण। एक कौन सा होता है बेटा? बोलो, गोलीय दर्पण। तो दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। एक होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। एक आपका प्लेन मिरर होता है, एक आपका होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक, स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण 2 प्रकार का होता है। ठीक, समतल। अब एक दर्पण की एक खास बात क्या होती है? दर्पण में 2 सतह होते हैं। सतह कितने होते हैं बेटा? सतह 2 होता है। कितने सतह होते हैं? 2 सतह होते हैं। एक सतह एकदम चिकना रहता है, एक सतह एकदम क्या रहता है? चिकना होता है। और जो दूसरा सतह रहता है उसे हम पेंट करके कलई कर देते हैं। क्या करते हैं? पेंट करके, दूसरे सतह को पेंट करके कलई कर दिया जाता है। ठीक, जैसे में ये एक आपका क्या है? सतह है। तो इस तरीके देखो, इसको हम पेंट कर रहे हैं, पेंट कर करके इसको कलई कर रहे हैं, कलई कर रहे हैं। तो इसका एक सतह क्या है? चिकना है, चिकना है।
और दूसरा सतह क्या बोलोगे, कलई किया हुआ है। तो दर्पण में कितनी सतह होते हैं बेटा, दो सतह होता है। एक सतह एकदम चिकना होता है और दूसरा सतह क्या होता है, कलई किया होता है। उस पर हम पेंट लगा देते हैं कि प्रकाश की किरण जब इस पर पड़े तो तुरंत प्रकाश का क्या हो जाए, परावर्तन हो जाए, इस पार से इस पार प्रकाश की किरण न आ पाए। कलई हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरण इस सतह पर पड़े तो वहां से क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। अब परावर्तन के बाद क्या तुमको बना दे, परावर्तन के बाद तुमको क्या बना दे, प्रतिबिंब बना दे। चलो फिर से आओ, फिर से बेटा बोलो, दर्पण में कितने सतह होते हैं, दो सतह होते हैं। कौन कौन सा, एक चिकना सतह होता है और एक कलई किया हुआ होता है। हम कलई क्यों करते हैं, किस चीज का कलई करते हैं, तो उस पर हम पेंट या लेप लगाकर कलई कर देते हैं, सिल्वर का पेंट या लेप लगा देते हैं। ठीक, कलई क्यों करते हैं कि ताकि प्रकाश की किरण आए और उस प्रकाश की किरण चिकने सतह से टकराकर तुरंत क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। अब परावर्तित होने के बाद दोनों किरण एक दूसरे को काटे या काटती हुई प्रतीत होती, तो ये वाला घटना जहां परावर्तन के बाद जहां किरण एक दूसरे से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस जगह पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। फिर से बोलो बेटा, जब प्रकाश की किरण आती है तो चिकनी सतह से टकराती है, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो हम कहते हैं प्रकाश का क्या हो चुका है, परावर्तन हो चुका है। परावर्तन के बाद कम से कम कितनी किरण, दो किरण एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस जगह पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस जगह पर उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो जब प्रतिबिंब प्राप्त हो गया तो इस वाले सतह को हम कहेंगे यह दर्पण है। प्रतिबिंब प्राप्त जो कर दिया उसको हम लोग क्या कहेंगे, यह दर्पण है। तो बेटा फिर से आओ, दर्पण क्या होता है, तो दर्पण एक ऐसा सतह होता है जो प्रकाश की किरण को परावर्तित करती है। दर्पण एक ऐसा सतह होता है जो प्रकाश की किरण को परावर्तित करती है, जिससे हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण में कितनी सतह होती है, दो सतह होती है। कौन कौन सी, एक चिकना सतह होता है, एक कलई किया हुआ सतह होता है। कलई हम क्यों करते, ये बात चल समझ में आ गई। ठीक, अब कलई वाला जो सतह होता है बेटा, उसको हम परावर्तक तल भी कहते हैं। कौन सा, जो चिकना सतह होता है, ये ऊपर वाला कौन सा सतह है, चिकना, तो चिकना सतह को परावर्तक तल कहते हैं। कौन सा तल कहा जाता है, परावर्तक तल। कहोगे सर जी इसे परावर्तक तल क्यों नाम दिया गया, क्यों नाम दिया, क्योंकि प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। जो तल प्रकाश की किरण को परावर्तित करता है उस तल को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। यानी जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को हम लोग परावर्तक तल कहते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको पढ़ाया है, ये लेक्चर नंबर 4 आपको पढ़ रहे हो। चलो अब हम आ जाते हैं, तो दर्पण क्या होता है हम ये जान लिए, दर्पण में कितने सतह होते हैं ये जान लिए ना। एक सतह को चिकना सतह या उसी को परावर्तक तल कहते हैं, दूसरी वाले सतह को कलई किया हुआ सतह कहते हैं, जो प्रकाश को इस पार से उस पार जाने से रोकती है। ठीक, प्रतिबिंब कब बनता है, तो प्रतिबिंब कब बनेगा, प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराती है और फिर टकराने के बाद जिस पॉइंट पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह प्रतिबिंब का निर्माण करती है। यानी जो सतह प्रतिबिंब बना देता है उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। ठीक, अब दर्पण के प्रकार बेटा, ये क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला कौन सा दर्पण आप पढ़े हो, तो कहोगे सर पहला समतल दर्पण पढ़े हैं। कौन सा दर्पण पढ़े, समतल दर्पण। दूसरा कौन सा दर्पण पढ़े हो आप लोग, कहोगे सर गोलीय दर्पण पढ़े हैं। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। अब आप पहला हेडिंग डालोगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण क्या होता है बेटा, नाम से क्लियर है। हमें दर्पण का मतलब आपको लेना है परावर्तक, दर्पण मीन्स आपको समझना परावर्तक तल।
दर्पण का मतलब क्या है कि दर्पण आए तो तुम सीधे बात किससे करोगे, परावर्तक तल से। तो दर्पण मीन्स क्या समझ रहे हो, परावर्तक तल। परावर्तक तल कैसा होना चाहिए, समतल। अगर परावर्तक तल समतल है तो ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण का क्या डिफिनेशन होगा बेटा, लॉजिक समझ में आई? तो हाँ सर, लॉजिक ये है कि वह दर्पण क्या इन्वर्टेड कामा में लिखोगे बेटा, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। ठीक, जैसे में ये वाला कैसा दर्पण है बेटा, तो कहोगे सर ये समतल दर्पण है। क्यों समतल दर्पण है, तो कहोगे सर इसका परावर्तक तल क्या है, बिल्कुल समतल है, इसलिए ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक, तब तुम कहोगे सर अब आप चुप रहिए, मैं अपने आप में जहर बन चुका हूं, मैं तुरंत बताऊंगा गोलीय दर्पण क्या होता है। वो बता दो तब। कहोगे सर जैसे समतल दर्पण में परावर्तक तल समतल था, तो ठीक वैसे ही गोलीय दर्पण में परावर्तक तल क्या होगा, गोली होगा। वाह भाई वाह, बड़ा तेज हो तुम तो। चलो तो डिफाइन कैसे करोगे, तो कहोगे सर जी वह दर्पण, क्या लिखोगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, वेरी गुड बेटा, आप जहर बन चुके हो। कहोगे सर बहुत मस्त हैं, शानदार हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो क्या लिखोगे, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। अब बेटा अब मुझे एक हेडिंग ये पढ़ना है कि गोलीय दर्पण कैसे बनाओगे, गोलीय दर्पण कैसे गोली दर्पण बनाया जाता है, ये बताइए आप सर, कैसे गोली दर्पण बनाया जाता है। तो हम गोली दर्पण बनाने के लिए, दर्पण का मतलब एक तरीके से आप समझोगे कांच, आप अपनी भाषा में दर्पण मीन्स कांच का दर्पण हम लोग बनाते हैं, क्लियर है। तो हम लोग करते क्या है, गोली दर्पण बनाने के लिए एक कांच का खोखला गोला लेते हैं। किसका, कांच का खोखला गोला ले लिया जाता है, खोखला गोला। गोलीय दर्पण अगर मेरे को बनाना है तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, कांच के खोखला गोला लेंगे। तो ले लो सर ये कांच का खोखला गोला ले लो, फिर इसको तुम स्लाइस की तरफ कट करो, चाहे यहां से कट करो चाहे यहां से कट करो। तो इसको तुम कट कर लोगे सर, कट कर लो, कट कर लिए तो ई वाला पार्ट मिल गया। तो इसको आप क्या कहोगे, यह कांच का कटा हुआ भाग है। क्या कहोगे, कांच का कटा। इस चीज को क्या बोलोगे, कहोगे जैसे मैं अंगुली अपना काट के निकाल दूं तो तुम यह कहोगे यह किसी इंसान के अंगुली का कटा हुआ भाग है। अगर मैं कौवा का टंगरी काट के निकाल दूं तो कहोगे सर ये कौवा के टंगरी का कटा हुआ भाग है, कौवा के पैर का कटा हुआ भाग है। तो इसको क्या बोलोगे, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। तो गोली दर्पण बेटा क्या होता है, कैसे बनाओगे, तो एक बात और इसके विषय में आप नोट पॉइंट पे लिखोगे। गोलीय दर्पण और दर्पण बनाने के लिए एक तरफ हम चिकना रखते हैं, एक तरफ कलई करते हैं, मतलब पेंट लगाते हैं। तो कहोगे सर मैं पेंट इधर लगाऊंगा अंदर और चिकना सतह रहेगा बाहर, यही तुम्हारा कौन सा सतह हो गया, चिकना। तो बन गया गोली दर्पण। एक लड़का कहा सर मैं ऐसे करूंगा, मैं पेंट बाहर लगाऊंगा, मैं पेंट बाहर लगाऊंगा। तो जब वो बाहर लगा दे तो ई वाला सतह कौन सा कहलाया, चिकना। और चिकना सतह को कौन सा सतह कहते, परावर्तक तल। ठीक, तो अब आप बताओ गोली दर्पण क्या होता है बेटा, तो अथवा करके आप स्टार लगा के पॉइंट लिखोगे। गोली दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। फिर से बोलो बेटा, क्या लिखोगे, गोली दर्पण कांच के किसी खोखले का गोला कटा हुआ भाग होता है जिसका एक सतह कैसा है, चिकना, जिसका एक सतह चिकना तथा दूसरा सतह कलई किया हुआ होता है। सर मजा आ गया, समझ में आ गया।
जहर बन चुके हैं। एक बार और रिपीट कर दो सर जी तो एकदम अच्छे से आ जाएगा। क्या लिखोगे? ए भैया, गोली दर्पण, गोली दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक सतह चिकना तथा दूसरा सतह कलई किया हुआ होता है। ठीक सर। ओ फिर एक लड़का उठा, तो ये गोली दर्पण आप लोग लिख लिए। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली होता है गोली दर्पण कहलाता है। ठीक। अब एक लड़का कहेगा सर ये तो दो प्रकार का हमको दर्पण दिख रहा है, गोली दर्पण दो प्रकार का दिख रहा है। हम पूछेंगे कैसे दो प्रकार का? तो कहोगे सर एक गोली दर्पण का जो परावर्तक तल है वो उठा है और एक गोली दर्पण का जो परावर्तक तल है ये दबा है। इसको कहोगे ई वाला जो परावर्तक तल है ये उठा है, और कहोगे एक गोली दर्पण का जो परावर्तक तल है ये दबा है। तो सर गोली दर्पण दो प्रकार का हमको दिख रहा है। हो अब हेडिंग क्या बन गई बेटा? गोली दर्पण के प्रकार। तब बता दो गोली दर्पण कै प्रकार का होता है? तो तुम कहोगे सर गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। तो हेडिंग क्या लिखोगे? लिखोगे यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। उन दोनों का नाम कैसे देना है? तो एक में उठा है तो उठा के नाते उत्तल दर्पण बोलेंगे, और एक में दबा है और दबा का मतलब होता है अवतल बोलेंगे। अवतल नाम दब जा रहा है तो एक दर्पण को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? उत्तल दर्पण। और एक दर्पण को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को कैसे आते? ऊ से उत्तल, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, या ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ। बोलो बात समझ में? कौन सा चीज हमें काम किससे है? परावर्तक तल से। कि खंजाट से काम है। इधर वाले को खंजाट समझोगे, इधर वाले को चिकना, खंजाट चिकना। तो काम किससे? चिकने जगह से काम करते हो। कोई भी अगर तुमको खाना खाना होगा तो चिकने वाले सतह पर जाओगे, जहां खंजाट है वहां खाओगे। अरे सर पागल हैं क्या हम तो जहां साफ सुथरा चिकना रहेगा वहां खाना खाएंगे। खंजाट से मेरा कोई लेना लादना नहीं है। तो सारी बात किससे की जाती है? चिकना सतह से, परावर्तक तल से। तो ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, मतलब कि क्या बन जाएगा परिभाषा? या दो पहला आपने क्या हेडिंग डालोगे बेटा? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का परिभाषा इन्वर्टेड कामा में क्या लिखोगे? ये कौन सा चीज है? कहोगे सर ये गोलीय दर्पण है। तो क्या लिखोगे? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। बोलो क्या लिखोगे? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। अब कहोगे सर ऐसे दूसरे वाले का तो मैं अपने से लिखूंगा क्योंकि मैं आपके पढ़ाने से मैं जहर बन चुका हूं। ठीक। तो दूसरा वाला क्या आप लिखोगे? अवतल दर्पण। तो क्या लिखोगे? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तो इस तरीके से बेटा आप दर्पण पढ़ लिए। दर्पण दो प्रकार का था, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण भी दो प्रकार का था। कौन कौन सा? बोलो। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो तीनों एक बार रिवाइज करते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तीनों एक बार आप बना लो बेटा, तीनों बढ़िया से बना लो। ये कौन सा दर्पण है? कहोगे सर ये कौन सा दर्पण है? ये भी आप बनाना पड़ेगा। ये कौन सा है? ये भी बनाना पड़ेगा। एक बात सबको बताना है। ये कौन सा दर्पण है? कहोगे सर ये तो समतल दर्पण है। ये कौन सा है? दब गया है तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये कौन सा है? उठ गया है, परावर्तक तल उठ गया है तो ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो तीनों आप बना लो, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब बेटा मेरी जो मेन हेडिंग आने वाली है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अब मैं लिखने वाला हूं। मेन हेडिंग बस हेडिंग ये है, इससे कई साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लिख लो, लिख लो। आप क्या लिखोगे बेटा? मैं बोल रहा हूं, लिख लो। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा।
गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा, संबंधित परिभाषा। अब हमको गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा पढ़ना है। किस दर्पण से संबंधित परिभाषा पढ़ना बेटा? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा पढ़ना है। और किस किस साल पूछा गया है ये भी चीज आपको भी हम बताएंगे। ठीक, गोलीय दर्पण से संबंधित आपको क्या पढ़ना है? परिभाषा। ठीक, चलो अब हम पहले परिभाषा पूछ लेते हैं, फिर कौन सा आइटम किस साल पूछा है यही चीज हम आपको बताएंगे। जैसे अब आप बताओ ये क्या है, तो कहोगे सर ये कांच के किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। अच्छा बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं? तो कहोगे सर आप टेंट लगा रहे हो, कलई कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं? ताकि प्रकाश की किरण इस पार से उस पार न जाने पाए। क्यों हम इस पार से इस पार नहीं जाने दे रहे हैं? कि ताकि प्रकाश का परावर्तन आसानी से हो जाए। वेरी गुड। अब आप इसको, इस पूरे दर्पण को कौन सा नाम डालोगे? कहोगे सर इसका परावर्तक तल दबा है, इस नाते ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल। एक ये बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं, हम लोग इज्जत देते हैं इसको, हम इस वाले पॉइंट को P कहते हैं, इस वाले पॉइंट को F कहते हैं, इस वाले पॉइंट को C कहते हैं। याद कैसे करोगे? P फॉर पापा, पापा फादर चाचा। याद करने का तरीका क्या है? भूता बोलो, पापा फादर चाचा। फिर से बोलो, पापा फादर चाचा। तो याद करने का तरीका था, याद करने का। अब P को हिंदी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? P को हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं, P को दर्पण का ध्रुव कहते हैं पोल। यफ को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। यफ फॉर मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। सी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। सी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। और सी से P तक का जो दूरी होता है R को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, और F को हम लोग, अच्छा, और यहां से F से इसके बीच की जो दूरी होती है उसको स्मॉल f से दिखाते हैं। स्मॉल f को कहते हैं हम लोग फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो इस तरीके से इनका नामकरण हो गया है। बताओ ये कौन सा दर्पण है? बताओ कौन सा दर्पण है? बोलो बोलो, कौन सा दर्पण है? कहोगे सर अवतल दर्पण है। यहाँ वाले पॉइंट को P कहेंगे, यहाँ वाले पॉइंट को F कहेंगे। पापा फादर चाचा। P को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। F फॉर फोकस, F फॉर फोकस। ठीक, C का मतलब होता है सेंटर, C फॉर सेंटर, सेंटर को वक्रता केंद्र। क्या लिखे हैं? वक्रता केंद्र। P से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है, दूरी है, मतलब उसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। P से F तक का जो दूरी होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अब एक एक करके आप लोगों को लिखवाया जाएगा। तो आप पहला इसमें से हम देख लेते हैं कौन सा किस साल में पूछा गया है। ठीक, जैसे आपका, हम पहले नंबर पर हेडिंग डालते हैं ध्रुव। पहले नंबर पर हेडिंग हम डालते हैं ध्रुव। ठीक, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है बेटा? तो ध्रुव क्या होता है देखो ध्यान से। ये क्या है? गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण का कौन सा पॉइंट है? मध्य बिंदु है। कौन सा पॉइंट है? मध्य बिंदु। तो क्या परिभाषा बनाओगे? बोलो, गोलीय दर्पण के मध्य स्थित बिंदु को क्या परिभाषा बनाओगे? बोलो, गोलीय दर्पण के मध्य स्थित बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या लिखोगे? फिर से बोलो, गोलीय दर्पण के मध्य स्थित बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे स्मॉल p से व्यक्त करते हैं। ठीक, अगला परिभाषा हमको किसका बनाना है बेटा? फोकस का हम रुक जाते हैं, वक्रता केंद्र। अगला परिभाषा हमको दूसरे नंबर पर किसकी परिभाषा बनानी है? वक्रता केंद्र। किसका? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे दिखाओगे? C से। तो वक्रता केंद्र का डिफिनेशन आप लोगों से ये मैं बता देता हूं किस साल पूछा है। वक्रता केंद्र 2023, ये वाला इसकी परिभाषा 2023 में यूपी बोर्ड पूछा है। किसकी? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बेटा होता क्या है? आप ये जो गोलीय दर्पण देख रहे हो ना,
तो ये जो गोली दर्पण आप देख रहे हो, एक गोला को काट कर आप बनाए थे कि नहीं, और उसका यहाँ पर क्या होता है, केंद्र। बोलो, गोली दर्पण किससे बनाए थे? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग था। कांच के गोली दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग। तो उसका जो केंद्र होता है, उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो कैसे परिभाषा बनाओगे कि ये गोली दर्पण क्या है? पहले क्वेश्चन मन में डालो, गोली दर्पण क्या है? इसका आंसर क्या है? गोली दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक, तो गोली दर्पण क्या है? तो गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका केंद्र, उसका कौन सा चीज, उसका केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर से बोलो, क्या लिखोगे? बोलो, गोली क्या है? गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, उसका केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। तो कंफर्म है। ये कब आपसे पूछा गया क्वेश्चन? 2023 में। तीसरे नंबर पर हमको पढ़ना है वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ना है बेटा? वक्रता त्रिज्या। बस जहां पर आप केंद्र लिखे हो, बस वही जगह पर आप लिख लेना त्रिज्या। अब फिर ऐसे कर देना। फिर से आओ, बनाओ, यहां से शुरू करो। ये क्या है बेटा? गोली दर्पण। तो गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। फिर से सुनो, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक, उसकी त्रिज्या, ये देखो यहां से यहां तक उसकी, यहां से यहां तक उसकी त्रिज्या ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कंफर्म हो? एक बार और, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सर समझ में आ गया कि गोली दर्पण के मध्य वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। अब कांच के जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सर बहुत मस्ती में समझ में आ रहा है। अब चौथे नंबर का डिफिनेशन आप बता दो। चौथे नंबर पर जो डिफिनेशन है वो मुख्य फोकस है। या तो वक्रता त्रिज्या का एक और परिभाषा आप अपने से बना सकते हो, अथवा करके वक्रता त्रिज्या की एक परिभाषा। अब बताओ, वक्रता त्रिज्या तुम नाप कहां से रहे हो? कहोगे सर पी से। नाप कहां से रहे हो? पी से। पी से कहां तक नापते हो? कहोगे सर सी तक। पापा से शुरू किए, चाचा पर खत्म किए। पापा से शुरू किए, चाचा पर खत्म किए। अब फिर से बेटा बताओ, तुम वक्रता त्रिज्या नाप कहां से रहे हो? कहोगे सर पी से। खत्म कहां कर रहे हो? सी पर। अब लिख लो, कैसे लिखोगे? गोलीय दर्पण, पी का हिंदी में क्या नाम है? गोलीय दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से कहां तक का दूरी? तो कहोगे तो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से बोलो, गोली दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सर बहुत मस्त, मजा आ गया। अब आप आगे बता दो, आगे बता दो। ठीक बेटा, आगे मैं बताता हूं। चौथे नंबर का जो मेरी हेडिंग बनने वाली है, उसको हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। ओ यार, इस वाले को हम लोग कहते हैं मुख्य, जो लाइन खींचे हो ना, इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब बेटा मुख्य अक्ष बोलो कहां से कहां तक है? कहोगे सर पी से शुरू हो रहा है, मतलब सी से शुरू हो रहा है, अब पी पर खत्म हो रहा है। तो पी और सी को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी रेखा को मुख्य कह सकते हैं का? जरूर कह सकते हो। यह तो परिभाषा है, यही तो परिभाषा है। क्या परिभाषा है? बोलो, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ये कौन सा चीज है? ध्रुव। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से बोलो, दर्पण के मुख्य अक्ष का परिभाषा आपसे पूछा गया है। मुख्य
2023 में मुख्य अक्ष भी पूछा गया बेटा। मुख्य अक्ष कब पूछा गया है? 2023 में। वक्रता केंद्र कब पूछा गया है? 2023 में। ठीक, वक्रता केंद्र भी 2023 में, मुख्य अक्ष भी 2023 में। ठीक, तो कहां से कहां तक जाओगे? फिर से बोलो। दर्पण के वक्रता केंद्र और किसको? ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया। 2023 में अगर आप पेपर दे रही होते तो आप काम कर रहे होते। मैं मुख्य फोकस को कुछ समय बाद बताता हूं, अब मुझे पढ़ना है अच्छा, मुख्य फोकस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 5वें नंबर पर मुख्य फोकस पढ़ते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस होता क्या है? 5वें नंबर के ये भी आपसे मुख्य फोकस आपसे पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है। और मैं देख लेता हूं कब पूछा गया, 2011 और 2014। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2011 2014 में पूछा गया है। इसको आप एकदम याद कर लेना। क्या याद करोगे? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कैपिटल एफ। चलो, मुख्य फोकस क्या होता है बेटा? क्लियर करते हैं। 2011 2014 में पूछा गया है। कहोगे सर बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो बेटा एक चीज आप आगे चल के, मैं जब किरण आरेख आपको खींचना सिखाऊंगा तब आप इस डिफिनेशन को और अच्छे से समझ जाओगे। इस वाले पॉइंट को पापा, फादर, चाचा। तो ये देखा गया कि इस तरीके से अगर ये कौन सा अक्ष है तो कहोगे सर ये मुख्य अक्ष है। इसमें और इसमें क्या समांतर? कहोगे ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण क्या हो रही है? आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण। फिर ये क्या, इस वाले जगह को क्या कहोगे? दर्पण। और दर्पण से ये टकरा रही है, तो दर्पण से टकराने को क्या बोलते हो? परावर्तन। ये परावर्तन के बाद इसी पॉइंट से होकर जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे जिस बिंदु, क्या लिखेंगे? जिस बिंदु से होकर जाता है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। चलो अब फिर से डिफिनेशन बनाओ। क्या लिखोगे? ये क्या है बेटा? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष का समांतर। तो इस तीर का निशान क्या कर रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। इसको क्या बोलोगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। इसको क्या बोलोगे? दर्पण से क्या हो गया है? परावर्तन हो गया है। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये क्या है? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। चलो बनाओ, फिर से बनाओ बेटा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, चूंकि ये अवतल दर्पण है तो जिस बिंदु से होकर जाती है बोलेंगे। अगर यही अवतल उत्तल दर्पण होता तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत बोलेंगे। तो खैर आप एक याद करो, एक अपने से लगा लेना, नहीं भूल जाओगे। क्या लिखोगे? चलो लिख लो। क्या लिखोगे बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके आप लोग इसको याद कर लोगे। फिर से एक बार, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, अब हमको एक 6वें नंबर की हेडिंग पढ़ना है, फोकस दूरी। क्या पढ़ना है बेटा? फोकस दूरी। तो अब आप कहोगे सर ये, और एक नोट पॉइंट आपको थोड़ा सा ऊपर लिख लो। जो फोकस बिंदु होता है ना, यहां पर क्या रहता है? पी, यहाँ पे एफ रहता है, यहाँ पे सी। तो जो मेरा फोकस होता है मुख्य फोकस ना, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? ये जो फोकस होता है पी पी और सी के मध्य होता है। कहां होता है? लिख लो। मुख्य फोकस पी व सी के मध्य होता है। मुख्य फोकस पी व सी के मध्य होता है। अब बेटा हम लोगों को पढ़ना है फोकस दूरी। तो इस वाले दूरी को आप फोकस दूरी कहते हो।
तब नापो। फोकस दूरी कहां से कहां तक नापोगे, स्केल P पर रखोगे, P से लेकर F तक नापोगे तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या लिखोगे बोलो, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अथवा अगर बेटा इस वाले दूरी को आप क्या बोलते थे, कैपिटल आर, तो अगर ये मध्य बिंदु है तो फोकस दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का इतना बड़ा कौन है, वक्रता त्रिज्या, बीच में कौन है, फोकस, यानी फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अथवा करके क्या लिखोगे, लिख लो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या लिखे हो बेटा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरीके से आप लोग रिवाइज एक बार मेरे साथ कर लो बेटा। क्या होता है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये कौन सी अक्ष है, मुख्य अक्ष है, ये कौन सा पॉइंट है P, ये कौन सा पॉइंट F, ये कौन सा C। C से P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, F से P तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अभी क्या पढ़े हो, फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे क्या लिख लोगे, 2 लिख लोगे कि नहीं। या F बराबर क्या फार्मूला पाओगे, R/2। F बराबर क्या फार्मूला पाओगे, R/2। फोकस आधी होती है वक्रता त्रिज्या की। या यहां से R बराबर तुमसे पूछा जाएगा तो 2M, ठीक। तो ये तीनों रिलेशन आप याद कर सकते हो। मेन नारा क्या है, आज का मेन नारा क्या है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब F बराबर फार्मूला क्या पाओगे, R/2। तो ये याद कर लेना, इसे लिख लो। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे लिख लो, इसे फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कहते हैं। लिख लो, इसे फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कहते हैं। तो आज की टॉपिक बेटा यही तक था। इसे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध कहते हैं, ठीक। क्लियर है। ये आपको कई साल ये वाली आपसे पूछा गया है, ठीक है। किस किस साल ये पूछा गया है मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध कहते हैं। ये लाइन आप लोग को बढ़िया से याद कर लेना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। अब इस पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, ठीक। ये कई साल आप कॉपी में देखोगे तो ये पूछा गया है, बात समझे। न्यूमेरिकल हम आपको कुछ न्यूमेरिकल आपको करा देते हैं जिससे आप एकदम तैयार कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, क्वेश्चन 2-3 प्रैक्टिस करवा देते हैं क्वेश्चन का। लिख लो भाई। पहला क्वेश्चन ये है, यदि वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, यदि वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये रिलेशन याद कर लो। तो क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या कै सेंटीमीटर, 40। तो अब फार्मूला में रखोगे, F बराबर फार्मूला क्या पढ़े हो, R/2। F बराबर क्या फार्मूला पढ़े हो, R/2 पढ़े हो। तो F इक्वल टू R/2, R के जगह क्या रखोगे, 40। तो 40 दूर चला गया तो फोकस दूरी कै सेंटीमीटर पा गए, 20 सेंटीमीटर। अगर वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तब फोकस दूरी उसका आधा 20 सेंटीमीटर होगा। वाह भाई वाह। एक और क्वेश्चन आप कर लो बेटा। एक और क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, अगर वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तब फोकस दूरी कितना होगा। तो कहोगे सर अगर वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तब फोकस दूरी उसका आधा कितना होगा, 60 का आधा 30 सेंटीमीटर। तो अगर R बराबर 60 है, ठीक, तो F बराबर कै सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर। यहां पे रखोगे तो आ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अगर वक्रता त्रिज्या मान लो 45 सेंटीमीटर है, कितना, वक्रता त्रिज्या 45 सेंटीमीटर हो तब फोकस दूरी कितना होगा। तो कहोगे सर 22.5 यानी 22.5 सेंटीमीटर आधा। मैं अब इसका उल्टा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक, सीधा सीधा पूछ लिया। अब मैं कह रहा हूं कि यदि लिख लो, एक दर्पण की वक्रता
एक दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो अगर फोकस दूरी 15 दिया है तो एफ की जगह क्या रखोगे? 15, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वक्रता त्रिज्या कै सेंटीमीटर होगा? 30। फोकस दूरी 15 है तो वक्रता त्रिज्या कै सेंटीमीटर होगा? 30 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं कि फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? तो यहाँ 12.5 हम लोग रखेंगे, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वक्रता त्रिज्या हमारा कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दो तरीके से इस पर क्वेश्चन देता है, वक्रता त्रिज्या देकर फोकस दूरी पूछेगा और फोकस दूरी देकर वक्रता त्रिज्या पूछेगा। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण एक ऐसा सतह होता है जो प्रकाश की किरण को परावर्तित करके करता है, जिससे हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है बेटा? तो दर्पण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा दर्पण? समतल दर्पण और कौन सा दर्पण? गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल चिकना होता है, समतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली होता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल ऊपर उठा हुआ, तो वह गोली दर्पण जिसका चिकना सतह उठा हुआ यानी परावर्तक तल उठा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा में क्या होता है? एक होता है, हमको क्या पढ़ना था? ध्रुव पढ़ना था। क्या पढ़ना था? ध्रुव। तो गोली दर्पण के मध्य स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। एक हमको क्या पढ़ना था? सी। तो सी क्या होता है? गोली दर्पण जिस कांच के जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इस तरीके से आप रिवाइज कर लोगे। ठीक, ओके, थैंक यू।